हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 8 का पार्ट 3 लेकर आए हैं। ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां। ठीक है, तो साझी मगर अलग अलग जिम्मेदारियां क्या होती है, यानी साझी संप्रदाय क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था साझी क्या होता है। ठीक है, यानी एक समूह का ना होकर, मतलब कि एक व्यक्ति का ना होकर एक समूह का हो या पूरे देश का उस पर अधिकार होना साझी संप्रदाय कहलाता है। ठीक है, लेकिन अलग अलग जिम्मेदारी का मतलब वो है जो हमने पहले जान चुके हैं। मैंने आपको ओरल में ही बता दिया था पार्ट 2 में, और 1 में भी ये बात मैंने दोबारा डिस्कस की थी कि क्या होता है कि यूज़ तो सब कर सकते हैं, लेकिन जिसने यूज़ ज़्यादा किया है, ठीक है, जिसने यूज़ ज़्यादा किया है वो क्या करेगा, वो ज़्यादा जिम्मेदारी निभाएगा, यानी वो उसका अधिकार, उसको क्या करेंगे, उसको उसका कहते हैं ना कि उस पर ज़्यादा ध्यान देने का किसकी जिम्मेदारी है, उसकी, जिसने विकास कर चुका है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते। तो हमने पर्यावरण के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी पढ़ लिया था पार्ट 1 में। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके पहले वो वीडियो देख लीजिए, आपको पर्यावरण से जितनी भी समस्या हो वो सारी दूर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए हम आगे पढ़ते हैं कि इसमें क्या है। यह देश चाहते हैं कि पर्यावरण का संरक्षण में हर देश के विश्व में पारिस्थितिक के अनुसार अधिकांश विकासशील देशों के औद्योगिक विकास से पहुंचा है। ठीक है, यदि विकसित देशों ने पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया तो उन्हें इस नुकसान की भरपाई की जिम्मेदारी भी ज़्यादा उठानी चाहिए। ठीक है, देखिए मैंने आपको पहले बता दिया था कि जो विकसित देश है वो वो विकसित हो चुकी है, विकासशील जो देश है वो विकासशील हो गए, जो विकसित देश है वो अभी विकसित नहीं हुए। ठीक है, तो मैंने आपको पार्ट 2 में ही बता दिया था कि ये दोनों में इसी बात पे बहस होती है कि विकासशील देश कहता है कि दोनों की जिम्मेदारी एक साथ होनी चाहिए, और विकसित देश ये कहता है कि हमने तो अभी तक विकास किया ही नहीं ना, तो हम किस बात के साथ में, मतलब कि बराबर हिस्सेदारी करें। इसलिए क्या करता है, क्या कहते हैं, वो कहते हैं इन विकासशील देशों की ज़्यादा होनी चाहिए, विकसित देशों की कम होनी चाहिए। ठीक है, इन दोनों में इसी बात का कहते हैं कि विवाद रहता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इसलिए इसमें कहा गया है कि साझी तो है, मतलब कि उसको प्रयोग करने का जिम्मेदारी, तो यूज़ करने के सबको अधिकार है, पर जब जिम्मेदारी की बात आती है वो सब भागते हैं। ठीक है, इसी तरह मतलब कि जिम्मेदारियां अलग अलग देनी भी चाहिए। जैसे कि वो विकासशील हो गया तो वो कम ज़्यादा जिम्मेदारी उठाए, और विकसित देश कम उठाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि विकसित देशों ने पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया ना, तो उन्हें नुकसान की भरपाई की जिम्मेदारी ज़्यादा उठानी चाहिए। ठीक है, ये तो मान में पहले पढ़ लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनके अलावा विकासशील देशों की औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, और ज़रूरी है कि उन पर प्रतिबंध ना लगे, और विकासशील देशों पर लगाए जाने वाले इन प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण कानूनों के निर्माण का प्रयोग और व्याख्या में विकसित देशों की वरिष्ठ ज़रूरतों का ध्यान रखना जाना चाहिए। सन 1992 में हुए पृथ्वी सम्मेलन में इस तर्क को मान दिया गया, और इसे साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी का सिद्धांत कहा गया। ठीक है, समझ में आ गया साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी क्या है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया हो। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको भी परेशानी ना हो और मुझे भी कोई दिक्कत ना हो। मैं जितने भी वीडियो जाऊँ आपके पास पहले पहुंच जाए। ठीक है, नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए, ताकि आप कुछ पढ़ने में छूट ना जाए, क्योंकि आपके लिए एक एक पॉइंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए,
जलवायु के परिवर्तन में संबंधित संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय संघ ने नियामक 4 यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कमीशन ऑफ क्लाइमेट एच, ठीक है, यानी UNFCCC, ठीक है, 1992 में भी कहा गया है कि इस संधि के इसको स्वीकार करने वाले देश के अनुरूप भारत और से पर्यावरण से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय मामलों को ज़्यादातर ऐतिहासिक उत्तरदायित्व के तरफ में रखा जाता है, ठीक है। इसी तरह के अनुसार ग्रीन हाउस गैसों को रिवास की ऐतिहासिक और मौजूदा जवाबदेह ज़्यादातर विकसित देश है, ठीक है। इनमें से जोड़ देकर कहा गया है कि विकासशील देशों को पहले और अपरिहार्य प्राथमिकता आर्थिक तथा सामाजिक विकास की है, ठीक है। हाल में संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस नियमाचार यानी UNFCCC, ठीक है, के अंतर्गत चली कि तेजी से औद्योगिक होता है, जैसे कि ब्राज़ील, चीन, भारत नियमाचार की बाध्यताओं का पालन करते हुए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करे, ठीक है। इतना समझ में आ गया। भारत की देखिए, सबसे ज़्यादा हिस्सा विकसित देश का है, ठीक है। यह बात भी मानी गई है कि विकासशील देश के प्रति व्यक्ति उत्सर्जन अपेक्षा कम है, ठीक है। जैसे विकासशील देश है, अभी विकास कर रहा है, उससे ज़्यादा नुकसान किसने किया है? जो विकास कर चुके हैं, ठीक है। यही कहा गया है यहाँ पर। इसी कारण चीन, भारत और अन्य विकासशील देशों को प्रोटोकॉल की बाध्यता से अलग रखता है, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, ठीक है। इसके अंतर्गत औद्योगिक देशों के लिए ग्रीन हाउस गैसों उत्सर्जन कम करने की लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जैसी कुछ गैसों के बारे में माना जाता है कि वैश्विक ताप वृद्धि यानी ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, में इनमें कोई ना कोई भूमिका जरूर है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग के परिघटना में विश्व का ताप बढ़ता है, ठीक है, और धरती के जीवन के लिए यह बड़ी है, ठीक है। इसके बाद प्रलयकारी साबित होगी, ठीक है। इतना समझ में आ गया। यानी कि ग्लोबल वार्मिंग कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। ये जो ताप वृद्धि है विश्व की, वो बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ती जा रही है? क्योंकि कोई पेड़ पौधे आपने लगाए नहीं, पर्यावरण को खराब कर दिया। पर्यावरण को खराब करने से फिर क्या होगा? ताप वृद्धि तो बढ़ना ही बढ़ना है ना। इतना समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे है जापान के क्योटो 1997 में प्रोटोकॉल पर सहमति बनी, ठीक है, 1997 में, ठीक है। 1992 में इन समझौतों के लिए कुछ सिद्धांत तय किया गए थे, ठीक, और सिद्धांत की इस रूपरेखा यानी यूनाइटेड नेशन फॉरवर्ड कमीशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, ठीक है, इस पर सहमति जताते हुए हस्ताक्षर हुई, ठीक है। क्लोरोफ्लोरो प्रोटोकॉल पर इन्हीं सिद्धांत का आलोक में सहमति बनी, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। मेरी वीडियो हमारे पानी का स्तर घटने लग गया, इतना समझ में आ गया आपको? आई होप समझ में आ गया होगा। हम चलते आगे बढ़ते हैं हम। देखिए,
राजकीय स्वामी वाली वन्य भूमि के पावन माने जाने वाले वन प्रांत के वास्तविक संबंध की पूरी व्यवस्था साझी संपदा के रख रखाव और उपभोग का ठीक ठीक उदाहरण है। ठीक है, अभी हम क्या पढ़ रहे थे? अभी हम साझी संपदा की उदाहरण के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, हमने जितना पढ़ा उतना हमने अभी साझी संप्रदाय के उदाहरण के बारे में ही पढ़े थे। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, भारतीय वन प्रदेशों में विद्यमान पावन वन प्रांतों का प्रतिबंध परंपरानुसार ग्रामीण समुदाय करता आ रहा है। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ कि जो साझी संप्रदा की बात आती है तो बहुत सी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है, जैसे कि पानी। ठीक है, गरीब लोगों को मिलना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, पानी वैसे जैसे अब मान लीजिए कि हम बम्बई में देखें तो मुंबई में क्या होता है कि पानी भी दिखती है। ठीक है, तो वहाँ के गरीब लोगों को पानी मिलने में इतनी किल्लत होती है कि 1 घंटे के लिए सिर्फ पानी आता है और 1 घंटे में इतनी लंबी लाइन होती है कि मतलब कि कितने लोगों का तो लाइन नंबर आ ही नहीं पाता और पानी चला जाता है। इतना समझ में आ गया? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पर्यावरण के बारे में। ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि पर्यावरण के बारे में भारत क्या पक्ष लेता है। ठीक है, ये हम जानेंगे। तो आप मेरे चैनल पर बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे प्लीज़ लाइक कर लें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें। ठीक है, और इसमें अगर आपको कुछ ना समझ में आया तो वीडियो दोबारा देख लें, और कुछ और जानकारी लेनी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका चैप्टर नंबर 8 क्लास 12 का। ठीक है, और ये है हमारा पार्ट 4। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको? हम पार्ट 4 पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट 3 हमारा क्लियर हो गया है। तो अब हमने पहले बता देते कि हम इसमें क्या पढ़ेंगे। पर्यावरण के मामले में भारत का क्या पक्ष है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या है क्या नहीं है। ठीक है, देखिए ध्यान से सुनिएगा और प्लीज़ नोट कर कीजिएगा जो इम्पोर्टेंट होगा। मैं आपको बता दूंगी क्या इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आपको अगर ना समझ में आए तो मुझे एक बार कमेंट कर देना। आई होप अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको ना समझने की बात ही नहीं आएगी। ठीक है, देखिए भारत में 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल, जिसके बारे में हम पहले ही पार्ट 2 में पढ़ चुके हैं अच्छी तरह से। ठीक है, 1997 पर हस्ताक्षर किए और इसका अनुमोदन किया। ठीक है, भारत, चीन और अन्य विकासशील देशों को क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से छूट दी गई। ठीक है, किससे छूट दी गई? क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं। ठीक है, क्योंकि औद्योगिकरण के दौर में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन के मामले में इनका कुछ खास योगदान नहीं है। ठीक है, औद्योगिकरण के दौर में मौजूद वैश्विक ताप वृद्धि और जलवायु परिवर्तन का जिम्मेदार माना जाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको? क्योटो प्रोटोकॉल आलोचनाकों ने ध्यान दिया है कि अन्य विकासशील देशों में सहित भारत और चीन भी जल्दी ही ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन के मामले में विकसित देशों की भांति अगली कतार में नजर आएंगे। ठीक है, देखिए इसमें ये बताया गया कि अगली कतार में ये नज़र आएंगे। यानी देखिए अभी क्या हुआ है कि इसने ये जो ग्रीन हाउस गैस है, इसका मतलब ये है कि जो विकासशील देश है उसने अपना देश विकास कर सका है। ठीक है, अब इसमें क्या है, जो विकसित देश हो चुका है वो क्या होगा कि उसने अपना देश क्या कर रखा है, विकसित कर रखा है। ठीक है, और जो विकासशील है वो विकास कर रहा है। ठीक है, तो विकसित देशों ने ज़्यादा इस पर प्रभाव डाला होगा। उनकी औद्योगिक जो प्रयोग होती है वो ज़्यादा किसने किया होगा? जो विकासशील देश है वो। विकसित देश
विकसित देश अभी क्या कर रहा है, अभी शुरुआत कर रहा है उसी चीज़ की, ठीक है। तो उन्होंने ज़्यादा योगदान नहीं दिया, यानी ज़्यादा हानि, यानी इस गैस को बढ़ावा देने में भारत और चीन का उतना हाथ नहीं है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि कुछ समय बाद इस कतार में भी भारत और चीन नजर आएंगे। इतना समझ में आ गया आपको? आई होप समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। 2005 में जून के ग्रुप 8 के देशों में बैठक हुई। इसमें भारत ने ध्यान दिया कि विकसित देशों के ग्रीन हाउस गैसों के प्रति व्यक्ति उत्सर्जन दर विकसित देशों की तुलना में नामात्र है, ठीक है। यानी विकसित जो विकास कर रहे हैं उन देशों ने इतना उस पर प्रभाव नहीं डाला, ठीक है। आगे देखिए, साझी संतुलन अलग अलग जिम्मेदारी के सिद्धांत के अनुरूप भारत का विचार है कि उत्सर्जन दर में कमी करने की सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी विकसित देशों की है, ठीक है। यही बात हम पूरे चैप्टर में पढ़ते आ रहे हैं, यही बात मैंने आपको बार बार समझाया है और यही बात आपको इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आगे देखिए, क्योंकि इन देशों ने लंबी अवधि पर तक बहुत ही ज़्यादा उत्सर्जन किया है, ठीक है। इतना समझ में आ गया? आई होप समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने पूरे पार्ट में यही जाना है कि जो विकसित देश है, जो विकास कर चुके हैं उनका ज़्यादा जिम्मेदारी होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के जलवायु परिवर्तन से संबंधित बुनियादी नियमाचार, ठीक है, यानी UNFCCC, हमने इसकी फुल फॉर्म हमने पार्ट 3 में जान चुके हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। के अनुरूप भारत पर्यावरण से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय मामलों में ज़्यादातर ऐतिहासिक उत्तरदायित्व के तर्क रखा है, ठीक है। इस तर्क के अनुसार ग्रीन हाउस गैसों की रिसाव की ऐतिहासिक और मौजूदा जवाबदेही ज़्यादातर विकसित देशों की है, ठीक है। ये सब हमने सब जान लिया है, कोई ऐसा नहीं है कि आपको समझ में ना आए। मैं बहुत अच्छी तरह से समझा रही हूँ, क्योंकि ये बार बार हमने ये बात ही रिपीट की है, ठीक है। इनमें जोर देकर कहा गया कि विकासशील देशों की पहली और अपरिहार्य प्राथमिकता आर्थिक और सामाजिक विकास की है, ठीक है। हाल में संयुक्त राष्ट्र संघ के इन नियमाचार के अंतर्गत चली की तेजी से औद्योगिक होते नियमाचार की बाध्यताओं का पालन करते हुए ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन को कम करे, ठीक है। भारत के इस बात के खिलाफ है कि उनका मानना है कि यह बात इस नियमाचार की मूल भावनाओं को विरुद्ध है, ठीक है। भारत पर इस तरह के बाध्य आयद करना अनुचित भी है, ठीक है। भारत में 1930 तक कार्बन का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन बढ़ाने के बावजूद विकसित औसत के आधार पर भी कमी होगा, ठीक है। 2000 तक भारत का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन 9 टन था, ठीक है, और उनका अनुपात की 2030 तक यह मात्रा बढ़कर 1.6 टन